हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि किस तरह से उसको इवैल्यूएट किया गया, क्या उसकी क्रिटिसिज्म निकल करके आए और किस बेसिस पे उसका क्रिटिसिज्म किया गया। ठीक है, सीधी सीधी बात से अगर हम समझें तो क्या इसके मेरिट्स रहे, क्या इसके डिमेरिट्स रहे, अदर स्कॉलर्स के नज़रों से हम देखें तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा टॉपिक है वो क्लाइमेटोलॉजी का है। सेमेस्टर नंबर 3 में हमें पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑनर्स वालों को बहुत अच्छे से पता होगा। ये भी हो सकता है कि आपको दूसरे सेमेस्टर में पढ़ना हो, तो आप एक बार चेक कर लेना, देन ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं कोपेन्स के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के। ठीक है, अब मेन फीचर्स आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि हम यहाँ पे बात करेंगे मेरिट्स की। ठीक है, इवैल्यूएशन करने का क्या मतलब है, मूल्यांकन करना होता क्या है एग्जैक्टली। तो किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी थ्योरी को, किसी भी चीज़ को मान लो, जब हम उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और जो उसके और भी अदर थिंग्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो मेरिट्स होता है, गुणों की बात हो रही है, अवगुणों की बात नहीं हो रही है। उसमें क्या कमियां हैं, खामियां हैं, वो इवैल्यूएशन में नहीं बताया जा रहा है। इवैल्यूएशन में इसके जो मेरिट्स हैं, जो इसकी खूबियां हैं, उनकी बात की जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या खूबियां थी कोपेन्स के क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन की। तो कोपेन हैज़ यूज्ड इजली नोन एलिमेंट्स टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन हिज क्लासिफिकेशन। देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरिट्स क्या था, कि जो कोपेन है उन्होंने क्या यूज़ किया था, बहुत ही एकदम सरलता से जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका यूज़ किया था। वो कौन कौन से थे, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, इन्हीं दोनों के बेसिस पे, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, इन दोनों के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया था। तो ये बहुत ही आसानी से जाने वाले एलिमेंट्स थे। ठीक है, कोपेन has pioneered the use of alphabets in the world's climate classification. In course of time, many people have presented classifications using letters on the spaces. अब इन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया, इनसे पहले इस तरह से यूज़ नहीं किया जाता था। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, वर्ल्ड्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जब इन्होंने किया तो इन्होंने इसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ किया, और यही अल्फ़ाबेट का यूज़ आगे चल करके बाकी के जो स्कॉलर्स आए, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ भी किया। ठीक है, जब उन्होंने थ्योरी दी, बहुत सारे कोपेन के अलावा अदर स्कॉलर्स जब आए तो उन्होंने भी क्या किया, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ शुरू करना कर दिया। ओके, Koppen has used small and capital letters of English in the sub-classification of climate. इन्होंने क्या किया है कि जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो हमें पता है कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया, लेकिन जब उनको और ज़्यादा क्लासीफाई किया, जैसे कि क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने, क्या क्लाइमेट का, तो 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको सब पार्ट्स में इन्होंने किया था। ठीक है, तो जो हमारा मान लो ए है तो ए के साथ कुछ स्मॉल लेटर्स लगा दिए थे, ए के साथ एफ लगा दिए थे, डब्ल्यू लगा दिए थे, तो वो लगा करके इन्होंने क्या कर दिया, सब क्लासिफिकेशन कर दिया, जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसको और आगे क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, ड्यू टू दिस द लार्ज क्लाइमेट रीजन कैन बी ईजिली डिवाइडेड इनटू मेनी सब डिविजन्स। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरा एकदम हमारा बड़ा सा जो क्लाइमेटिक रीजन है उसको बहुत ही ईजिली सब डिवीज़न में बांट दिया। जैसे कि पूरा हमारा क्लाइमेटिक रीजन है तो इसमें भी ये छोटा छोटा रीजन में बांट दिया। ठीक है, जैसे कि एक था हमारा क्या था, टेम्परेट मान के चलो, या फिर ट्रॉपिकल था, तो ट्रॉपिकल में भी क्या था, ट्रॉपिकल वेट था एंड ट्रॉपिकल ड्राई था, इस तरह से था। तो पूरे इसमें भी सब डिवीज़न उन्होंने कर दिया और बहुत ही ईजिली कर दिया स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स का यूज़ करके। ओके, द न्यू क्लाइमेट सब डिवीजन इज एक्सप्लेन बाई एडिंग अ न्यू लेटर नेक्स्ट टू द कैपिटल लेटर्स। और जैसे ही नया कोई अगर सब डिवीजन हमें ऐड करना हो, इसमें अगर कोई नया उनको लगता कि मतलब कुछ और ऐड करना है, तो उसके लिए भी क्या हुआ कि उसमें कोई एक, जैसे कि हमारा पूरा का क्लासिफिकेशन का अगर एक क्लासिफाइड करके हमने निकाला है, ठीक है, ये हमारा एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप में मान लो हमने 3 सब पार्ट्स इसके बनाए हुए हैं, सब डिवीज़न किए हुए हैं। तो मान लो कि ये एफ है, ए सी है, मान लो ऐसा, ठीक है, और ये क्या है, ए एस है, ऐसा कुछ है। तो अगला जब हम क्लासीफाई करेंगे तो ए के साथ कोई और क्या करेंगे, स्मॉल लेटर का यूज़ कर देंगे, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने आगे के भी नए नए जो क्लाइमेट सब डिवीज़न है उसको अच्छे से कर दिया। बहुत ही ईजी हुआ ये एक्सप्लेन करना और इसको बनाना। ठीक है,
The biggest feature of this classification is that apart from finding the main parts, the method of finding other small divisions and subdivisions can be factual, simple and easily understood. ठीक है, तो ये सब फाइंड करने के लिए ना जो इसका बिगेस्ट फीचर है इस क्लासिफिकेशन वो ये है कि जो मेन पार्ट्स हैं उसको फाइंड करना है, फिर जो स्मॉल डिविजन्स सब डिविजन्स है ना उसको फाइंड करना काफ़ी फैक्चुअल है, सिंपल है और बहुत ही ईजिली समझ में आ सकता है। मतलब जैसे मैंने कल आपको बताया था, किधर इधर ही बताया था ना, यहीं पे है, देखो ऐसे करके देख लो कि इसको याद करने के लिए मतलब फैक्चुअल कैसे बताया था कि देखो टी है, इसके साथ मॉनसून लगा हुआ तो इसका एम ले लो तो ए एम हो गया, इस तरह से था। ट्रॉपिकल वेट था एंड ड्राई था, तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई जब दोनों होगा तब इसके लिए टी के साथ सॉरी इस वाले ए के साथ इस डब्ल्यू को यूज़ कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, थोड़ा फैक्चुअल हो जा रहा है हमारा और काफ़ी ईजी हो जा रहा है, समझ में आ रहा है इस तरह से। आगे हमारे पास क्या है, एक और जो लास्ट मेरिट्स है वो क्या किस तरह से बताए हैं। तो नॉट ओनली क्लासिफिकेशन स्कीम बट इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिंग द नेचर ऑफ वेजिटेशन विद एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो अब एक और चीज़ बताई जा रही है कि सिर्फ ये क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या किया गया है, इसको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो जो हमारा नेचर ऑफ वेजिटेशन है, नॉर्मली समझो तो जो वेजिटेशन है उसको हमारे क्लाइमेट से रिलेट करके, हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिलेट करके बताया गया है, ठीक है, क्लासिफाई किया गया है। तो ये थे कुछ हमारे मेरिट्स, या फिर इवेलुएट करने के बाद ये सारी चीज़ें सामने निकल करके आई हैं। अब क्रिटिसिज्म भी आया है, ठीक है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। अब होता क्या है एग्जैक्टली ना कि हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं, जैसे कोई भी अगर एक थ्योरी हो तो इस थ्योरी को किसी एक इंसान ने दिया, तो अब दूसरा जब स्कॉलर आता है तो उसको देखता है, उसको पढ़ता है, फिर उसको लगता है नहीं नहीं ये तो मुझे लग रहा है गलत है, तो उसमें कुछ और वो ऐड करता है। फिर कोई आता है तो वो अपनी अलग ही थ्योरी दे देता है। मतलब कुछ चीज़ें सेम होंगी, कुछ चीज़ें क्या होंगी वो अपनी अलग से अपने हिसाब से उसमें ऐड करता है, उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है तो वो अपने हिसाब से ऐड करता है। तो इस तरह से सबकी अलग अलग थ्योरी बन जाती है, ठीक है। अब कुछ की थ्योरी होती है जिसको हम मान के चलते हैं, किसी की थ्योरी होती है जिसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया जाता है, और किसी किसी की थ्योरी होती है कि लगती तो अच्छी है, समझ में भी आता है और मतलब सबके हिसाब से लगता है कि हाँ चलो इसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ कमियां निकाली जाती है। तो वैसे ही है ये कॉपिन की जो क्लासिफिकेशन है, उसकी जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी तो क्या था कि इसको मतलब वास्टली फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो वास्टली फॉलो किया जाता है, उसके बावजूद क्या है इसमें भी क्रिटिसिज्म है, इसकी भी अवहेलना की गई है। Opposed by scholars like Thornwaite, Brooks, Hare, Ward, etc. ठीक है, इस इन स्कॉलर्स के थ्रू क्या किया गया है, इसको क्रिटिसाइज किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कॉलर्स, Koppen has given a lot of importance to effectiveness of precipitation, which is contrary to the rule. अब इन्होंने क्या बताया है कि देखो जो कॉपेन साहब हैं उन्होंने दे तो दिया, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसको बता दिया कि हाँ ये प्रेसिपिटेशन पे बेस्ड है और उसके अलावा टेम्परेचर पे, लेकिन जितना इन्होंने प्रेसिपिटेशन के इफेक्टिवनेस को इम्पोर्टेंस दे दिया है कि रेनफॉल हमारे लिए इतना इफेक्टिव है और उसके बेसिस पे कम्प्लीटली उन्होंने वो कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, तो ये रूल के क्या है, अगेंस्ट है, ये नियम के विरुद्ध है, ठीक है। ऐसा किसका कहना था, बाकी लोगों का कहना था, बाकी स्कॉलर्स का कहना था कि इन्होंने प्रेसिपिटेशन को, रेनफॉल को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है, इतना नहीं देना चाहिए था। The direction and flow of wind, surface structure, effect of sea currents, rainy days, etc. have been ignored in this classification, whereas these are also necessary. अब उनका कहना है कि देखो बाकी चीज़ें तो चलो ठीक है, आपने जो दी है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए था, आपको जो विंड का जो फ्लो का डायरेक्शन है, उसकी स्पीड है, सरफेस का जो स्ट्रक्चर है, जो सी करंट्स के इफ़ेक्ट हैं, रेनी डेज के जो इफ़ेक्ट हैं, ठीक है, आपको उन सबको भी क्या करना चाहिए था, इसमें शामिल करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया है, इन सबको इग्नोर कर दिया है, ठीक है। ये सब भी क्या थे, ज़रूरी थे। तो दूसरा इन्होंने क्रिटिसिज्म बताया बाकी सारे स्कॉलर्स के थ्रू, Koppen hasn't included the air masses and their significance in the climate formation. एक और चीज़ उन्होंने बताया कि कॉपेन ने क्या किया है, कम्प्लीटली इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है एयर मासेस को और उसके सिग्निफिकेंस को, उसके इंपॉर्टेंस को इन्होंने दिखाया ही नहीं है क्लाइमेट फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये तीसरा क्रिटिसिज्म हो गया। उसके बाद हमारा क्या है क्रिटिसिज्म, द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट वास्ट एंड हैज़ वेरियस क्लासिफिकेशन विच माइट गेट डिफिकल्ट टू मेमोराइज एट टाइम्स। अब उन्होंने क्या किया है कि नॉर्मली तो जो हमारा लेटर का यूज़ हुआ
उसके हिसाब से बहुत सारे स्कॉलर्स ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, मूल्यांकन जब हुआ तो बोला कि ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बताया जा रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने जो कॉन्सेप्ट दिया कॉपन साहब, वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो चुका है। ठीक है, इसको याद करना, इसको मेमोराइज करना काफ़ी ज़रूरी क्या है, मुश्किल है। एक ही टाइम पे हम सबको नहीं कर सकते। देखो होता क्या है ना एग्जैक्टली, यहाँ पे देख के भी समझ में आ रहा है कि हम इसमें क्या हो सकते हैं। देखो थोड़ा सा इसमें क्या हो सकता है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें BSH का यूज़ करना है, पता चल रहा है हम BSK का यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हमें BWK का यूज़ करना है और हम कर रहे हैं BWH का। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न की बात हो रही है ना कि एक टाइम पे सबको मेमोराइज करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ये भी बताया गया है क्रिटिसिज्म कि कॉन्सेप्ट क्या है इनका, काफ़ी वास्ट है। चलो ये तो हमारे क्रिटिसिज्म थे। इनके अलावा हो सकता है कहीं कहीं और कुछ क्रिटिसिज्म मिले, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ 4 ही या 5 ही हैं, बहुत सारे होते हैं। मतलब कुछ कुछ होते हैं जिनको काफ़ी इंपॉर्टेंट मान करके हर जगह लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है, और कुछ कुछ होते हैं कि कहीं कहीं मतलब मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्रिटिसिज्म थे। तो हमने मूल्यांकन भी देख लिया और इसका क्रिटिसिज्म, इवैल्यूएशन एंड क्रिटिसिज्म दोनों देख लिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इन सब चीज़ों के बावजूद, डिस्पाइट सम ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ Koppin's climate classification, it is still important because it presents a generalized picture of world climate. अब भैया देखो, पहले भी बोला गया कि कॉपिन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर भी यहाँ भी बताया जा रहा है कि आप जो भी क्रिटिसिज्म दो, जितने भी दो, इन सब के बावजूद क्या है, कॉपिन का क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन सब डिमेरिट्स के बावजूद, क्योंकि ये क्या एक जनरलाइज पिक्चर हमारे वर्ल्ड क्लाइमेट का दिखा देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक वीडियो और बची है, क्लाइमेट चेंज और जो फैक्टर्स हैं क्लाइमेट चेंज का, शायद उसका। तो बस यही एक वीडियो बची हुई है इस चैप्टर का। उसके बाद हमारा जो ये पूरा का पूरा बुक है क्लाइमेटोलॉजी, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।